Hello and welcome, my dear students of 10th standard, once again to my online class of English grammar. Okay, आज आने के साथ ही सबसे पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा. What would be your answer if I ask you this question? In case if the question is that, if we want to describe the action which is in progress right now, what particular tense you are going to use in any language? हिंदी में मैं ट्रांसलेट करता हूँ कि अभी फिलहाल जो घटना यानी कि अभी जो फिलहाल कोई एक्शन चल रही है उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप कौन सा टेंस यूज करोगे. ओके, क्वेश्चन इजी है वैसे, देयर इज नो टेंशन. ओके, उसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, मुझे पता है क्योंकि ये चीज हम पढ़ चुके हैं. तो ये सवाल के लिए आपका तुरंत जवाब आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इट्स वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग फॉर अस टू अंडरस्टैंड the kind of an action which is in progress right now. For that, we are obviously going to use the present continuous tense. Okay, let's say for example, I am teaching English right now. We are playing cricket right now. Some children are playing in the garden. They are watching TV. These are some of the practical examples which describe the action which is in progress at the time of speaking. जब हम बोल रहे हैं उस वक्त वो घटना या वो एक्शन जो है वो चल रही है, प्रोग्रेसिव है ऐसा भी हम कह सकते हैं. तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल किया जाता है. डोंट वरी, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस राइट नाउ. ओके, लेकिन मैंने ये इसलिए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए उसकी चर्चा इसलिए की क्योंकि आने वाला आज का हमारा जो टेंस है वो थोड़ा सा उससे कनेक्टेड है. इसमें भी वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द एक्शन विच इज इन प्रोग्रेस राइट नाउ. आपको ये सुन के ताज्जुब होगा कि अगर वो टेंस हम पढ़ चुके हैं तो ये दूसरा टेंस क्यों जो प्रेजेंट की एक्शन को ही डिस्क्राइब कर रहा है. व्हाई सच कॉम्प्लिकेशन इज दैट? कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है. इसमें एडिशनली एक चीज हम कर रहे हैं. ओके, एडिशनली एक चीज हम कर रहे हैं और वो चीज है कि उसमें इस टेंस में हम टाइम के ड्यूरेशन को हम बता रहे हैं. ओके, टाइम का ड्यूरेशन इन द सेंस एक्शन कितने टाइम से हो रही है. दैट इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू ऐड इन दिस टेंस. तो आइए जान लेते हैं टेंस का नाम क्या है. वैसे आपने पढ़ ही लिया होगा. इन केस इफ यू आर एबल टू रीड माय handwriting, in case if you're watching it on a bigger screen also, that also is quite readable handwriting. There is no issue with that. Okay, तो टेंस का नाम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. अगर परफेक्ट वर्ड को इसमें से निकाल दिया जाए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ही हो जाता है वैसे तो, लेकिन परफेक्ट वर्ड इसलिए इसमें इस्तेमाल होता है इस नाम में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. तो 2 टाइप की ये एक्शन है कि ये एक्शन फिलहाल कंटिन्यूअस है यानी कि चल रही है, प्लस इन अ वे इट इज परफेक्ट एक्शन आल्सो बिकॉज़ इट स्टार्टेड इन द पास्ट. It started in the past and we are describing at the end of the sentence, towards the end of the sentence, for how much time that action has been going on. कितना टाइम से वो एक्शन चल रही है. 2 घंटे से, 4 दिन से, 6 महीनों से, 15 सालों से, 50 सालों से. These are the kind of durations, you know, इसको हम ड्यूरेशन कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, कि समय का जो अवधि है, टाइम का जो ड्यूरेशन है वो जनरली इस टेंस में पीछे सेंटेंस में डिस्क्राइब किया जाता है. एंड दैट्स हाउ इट बिकम्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. सो ऑब्वियसली बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. उसके बावजूद भी अगर यूसेज हमें जानना है, एक सेंटेंस में अगर उसकी डेफिनेशन हमें जानना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को किस तरह से हम डिफाइन करेंगे इंग्लिश में, तो उसका यूसेज मैंने यहां पे लिखा है डेफिनेशन में. An action in progress at present for some time. Action जो है वो फिलहाल चल रही है कुछ समय से. This is a very important phrase. अगर वो फ्रेज को अगर हम निकाल देंगे तो सिर्फ इतना ही बनेगा कि एक्शन इज इन प्रोग्रेस, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है. लेकिन फॉर सम टाइम, कुछ समय से, कितने समय से, उसका जवाब हमें सेंटेंस में पीछे मिलता है. 2 दिन से, 4 घंटों से या तो 15 सालों से, ये सारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो पीछे हमें जानने को मिलता है. सो इन केस इफ a progressive action
describes the duration of the time at the end of the sentence, then in such condition we are supposed to use present perfect continuous tense. मैं दोबारा हिंदी में आपको डिफाइन कर रहा हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग तब किया जाता है जब हम दो बातों के ऊपर फोकस करते हैं। पहली बात कि वो एक्शन फिलहाल चल रही है, दूसरी बात कि वो कितना टाइम से चल रही है वो भी हम बता रहे हैं। So in case if we want to describe such kind of an action which is in progress right now and for how long it has been progress, okay, for such an action we are supposed to use present perfect continuous tense. I'm pretty sure that you would have understood it by now. Okay, अब हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में देखना उसका हमें समझना है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, ओके, तो ऑब्वियसली सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ सब्जेक्ट। यहां पे दो टाइप के हेल्पिंग वर्ब्स होंगे। सब्जेक्ट के साथ हैव और हैज होता है, कंपल्सरी होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर का अगर सब्जेक्ट है ही और शी और इट, or else in case if there is a singular person's name, थर्ड पर्सन सिंगुलर में बोल रहा हूं, प्लूरल नहीं। प्लूरल में दे होता है तो दे के साथ हैज नहीं हो सकता, लेकिन सिंगुलर है ही, शी, इट या फिर अरुण, स्नेहा वगैरह, ठीक है, ये ऐसे सिंगुलर नाम है। ठीक है, सिर्फ व्यक्तियों के नहीं, सिर्फ उसमें नॉन लिविंग चीजों के नाम भी आ सकते हैं। ओके, for example the school, this city, okay, India, these examples also refer to third person singular subject. तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, making it very loud and clear that in case of the third person singular subject we are supposed to use the helping verb has। बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ हमें have यूज करना है। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दूसरा आएगा बीइंग, वो कंपल्सरी आएगा। वो बीइंग जो है वो तो हर एक सेंटेंस में कॉमन रहेगा। इट विल ऑलवेज बी देयर, मेकिंग इट लाउड एंड क्लियर वन मोर टाइम दैट बीइंग विल ऑलवेज बी देयर इन ऑल द परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस। मैं सिर्फ यही टेंस की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड ऑल्सो जो हमारा लास्ट वाला टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसमें भी बीइंग लगेगा। तो दैट आल्सो इज अ हेल्पिंग वर्ब फॉर अस। वर्ब विद आईएनजी इज गोइंग टू बी आवर मेन वर्ब। जो क्योंकि ये कंटीन्यूअस टेंस है तो जहां पे ऑब्वियसली जो कंटीन्यूअस वर्ड आता है, एक्शन अभी फिलहाल चल रही है। ठीक है, परफेक्ट एक्शन है वो बताने के लिए हमने बीइंग लिखा। ओके, जो कि बी का थर्ड फॉर्म है। बी यानी कि बी itself is the form of that describes the status of the subject। जैसे कि प्रेजेंट में किसी स्टेटस का किसी सब्जेक्ट का स्टेटस हमें डिस्क्राइब करना है, ठीक है, तो वो इज या आर या एम आता है उसके साथ। पास्ट में वॉज या वर आता है। ओके, फ्यूचर टेंस के लिए बी आता है। हम स्टेटस डिस्क्राइब करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ, रिमेंबर दैट। फ्यूचर में बी आता है, कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें बीइंग आता है। ओके, और जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें बीन आता है। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे आज के बाद, वैसे कुछ लोगों को पता ही होगा लेकिन आई एम वेरी श्योर कि काफी लोगों को पता नहीं होगा। सो आई एम मेकिंग इट क्लियर टू यू कि इन केस इफ समबडी आस्क यू दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी फॉर्म्स आर देयर ऑफ द वर्ब टू बी, टू बी के कितने फॉर्म्स हैं, तो नंबर से आपको याद रखने हैं 8। नंबर से आपको याद रखना है 8 और वर्ड्स से आपको याद रखना है। तो प्रेजेंट टेंस के लिए इज, एम, आर यानी कि 3 हो गए। पास्ट के लिए वॉज या वर 3 और 2 5 हो गए। ठीक है, फ्यूचर के लिए बी 6 हो गए। कंटिन्यूअस टेंस के लिए बीइंग 7 और परफेक्ट टेंस के लिए बीन
बीइंग और बीन दो अलग अलग वर्ड्स में बोल रहा हूं. बीइंग दैट इज BEING एंड बीन BEEN, ये वाला बीन. दोनों वर्ड्स को अलग से बोल रहा हूं मैं. सो रिमेंबर is, am, are, was, were, be, been and being. These are 8 forms of to be we have in English grammar. Excuse me. इतना जान लेने के बाद हमें यहाँ पे समझ लेना है कि परफेक्ट टेंस है, ये शो करने के लिए हमें बीन यूज करना है, और ये कंटिन्यूअस एक्शन है, प्रोग्रेसिव एक्शन है, ये प्रूव करने के लिए हमें वर्ब का ing फॉर्म पे इस्तेमाल करना है. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे मुख्य वर्ब जो है, मेन वर्ब हमारा हमेशा ing वाला ही आएगा. गोइंग है, प्लेइंग है, स्लीपिंग है, वॉकिंग है वगैरह. ओके, देन वी हैव ऑब्जेक्ट, जो कि ऑप्शनल चीज है. ऑब्जेक्ट कई बार होता है, कई बार नहीं होता है. क्रिया का असर जिसके ऊपर होता है, क्रिया जिसके ऊपर होती है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. सो समटाइम्स इट मे बी देयर, समटाइम्स इट मे नॉट. And then we have other words. Other words में मैं आप लिखना चाहूंगा time duration. आपको क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है. In case you are writing this in the notebook, you should also write it down. Okay, bracket make it time duration, जिसमें कुछ दिनों की बात है, क्लॉक का टाइम भी मेंशन हो सकता है वहां पे, कुछ महीनों की बात है, कुछ सालों की भी बात हो सकती है. ठीक है, तो वो टाइम ड्यूरेशन जनरली पीछे लिखा जाता है. एंड समटाइम्स देयर इज अ मेंशन. अदर वर्ड्स में सिंपल पास्ट टेंस का सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है. ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल, जब से मैं आया तब से तुम टीवी देख रहे हो. जब से मैं आया घर में तब से तुम टीवी देख रहे हो. प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं मैं. तो इसको, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे कुछ इस तरह से. यू हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस आई केम होम. राइट, लिसन टू इट वन मोर टाइम. यू हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस आई केम होम. तो ये जो आई केम होम जो मैं बोल रहा हूं पीछे, दैट इज बेसिकली, दैट रिफर्स टू द सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. तो पीछे कोई बार हम पास्ट की एक्शन का भी रेफरेंस दे सकते हैं. तो वहां पे अगर इन केस इफ वी हैव टू गिव द रेफरेंस ऑफ द पास्ट, ओके, देन ऑब्वियसली वी नीड टू यूज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड्स. वो टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ये आपको याद रखना है. सो समटाइम्स इट मे हैव अदर वर्ड्स. ये चीज भी हो सकता है, या तो फिर ये भी हो सकता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. ये जो मैंने लिखा है वो मैं आप बोल के देता हूं आपको कि सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस वो कोई बार हो सकता है वहां पे. ओके, तो ये चीज. दूसरी बात ये है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट रखना पड़ेगा, है और नॉट या हैज नॉट, ऐसा करके हम बोल सकते हैं. कॉन्ट्रैक्शन यूज करके हम हैवंट या हैजंट भी बोल सकते हैं. ओके, सो नॉट इज एप्लीकेबल आफ्टर हैव और हैज, एंड दैट वे वी मेक इट अ नेगेटिव सेंटेंस. ओके, मूविंग ऑन. नाउ वी हैव क्वेश्चंस. यस नो क्वेश्चन है. तो यस नो क्वेश्चन जनरली begins with have or has. Okay, have or has, वहां से yes no question की शुरुआत होती है, उसके बाद आएगा subject, and then we will have the helping verb, first helping verb, and then ये already एक helping verb है obviously, क्योंकि question है इसलिए verb से शुरुआत होती है, subject पीछे चला जाता है. तो helping verb जो है वो have or has भी और being भी, and then we have the main verb with ing. Then object if it is there, and then the sentence is completed with other words, and then it ends, ultimately ends with a question mark at the end. Okay, other words में वापस वही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, रिमाइंड करवाने के लिए कि वहां पे टाइम ड्यूरेशन भी हो सकता है. ओके, since 9 o'clock, or else since Thursday, or for 2 months,
for 15 years since 2007 वो पीछे हो सकता है, और क्योंकि क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगेगा। ओके, पंक्चुएशन मार्क में भी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए इंग्लिश ग्रामर की, स्पेशली व्हेन यू आर राइटिंग द पेपर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो आपको ये चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ग्रामर का क्वेश्चन है या तो फिर टेक्स्ट बुक का टेक्सचुअल आंसर अगर आप लिख रहे हो तो जगह जगह पे जो सारे पंक्चुएशन मार्क्स आते हैं, ओके, फुल स्टॉप है, कॉमा है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ओके, फिर ये क्वेश्चन मार्क जो है उसको एक्यूरेटली इतने क्वेश्चन मार्क, इतने जो कोटेशन जो पंक्चुएशन मार्क्स है वो तो आपको कंपलसरी जहां पे यूज करने चाहिए वहां पे करने ही चाहिए। बोर्ड का रूल है, इन केस इफ यू मिस आउट ऑन एनी पंक्चुएशन मार्क, ऐसी 2 या 3 दफा गलती करते हो तो आपका 1 मार्क चला जाता है। ओके, एंड दैट इज द रीजन व्हाई, दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई nobody is able to score 100 out of 100 marks in any paper of language। कोई भी लैंग्वेज की बात है, सिर्फ इंग्लिश की यहाँ पे बात नहीं है, लेकिन लैंग्वेज जो होता है, इंग्लिश हो या संस्कृत हो या गुजराती या हिंदी का पेपर होता है, तो उसमें 100 आउट ऑफ 100 किसी के भी नहीं आते, क्योंकि बहुत सारे क्राइटेरियाज की वजह से मार्क्स कटते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स उसका तो मैंने बताया ही आपको, हैंड राइटिंग देखे जाते हैं, स्पेलिंग एरर्स देखी जाती है। अगर हिंदी गुजराती की बात है तो ऑब्वियसली वहां पे जो रसोई, दीर्घई, दीर्घ वगैरह जो कुछ भी आप उसको बोलते हो, वो सारी चीजें भी आती है। So there are more chances of losing marks in languages other than the other subjects. Okay? तो ये चीज आपको खास ध्यान में रखनी है। ग्रामर का अभी लेक्चर चल रहा है इसलिए मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ वहां पे। So be very careful about that. अगर WH क्वेश्चन है तो ये कीवर्ड वहां पे आगे ऐड होता है, what, where, when, why, whom, whose, how much, how many, how far, how long, which वगैरह। ठीक है, वो वर्ड आगे ऐड होता है, बाकी का स्ट्रक्चर सेम रहता है। ओके, इतना समझ लेने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू सी सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, तो एक के बाद एक सारे एग्जांपल मैंने कोशिश ये किया है कि प्रैक्टिकल लाइफ के रिलेटेड एग्जांपल्स मैं दूं आपको, ताकि ये टेंस का ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद अगर आपको खुद के एग्जांपल्स बनाने हैं तो आपको आसानी रहे। ओके, सेंटेंस फॉर्मेट आपको समझना है, सबसे पहले यूसेज समझना है, सेंटेंस फॉर्मेट समझना है, उसके बाद हमें मेरे एग्जांपल आपको समझने हैं, उसके बाद आपको खुद के एग्जांपल कम से कम 5 एग्जांपल आपको जरूर बनाने हैं। ओके, ताकि ये टेंस आपको कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू विल ऑटोमेटिकली रिमेंबर इट। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ लर्निंग ग्रामर। ओके, 5 तो मैं कम से कम बोल रहा हूँ, इन केस इफ यू फाइंड टाइम एंड मुझे मेरे ख्याल से तो ऐसा करना ही चाहिए आपको, जितने हो सके उतने ज्यादा एग्जांपल्स बनाओ। ओके, खुद के एग्जांपल बनाओ सो योर ब्रेन विल बी हैबिचुएटेड टू थिंक इन इंग्लिश। ओके, कई बार ऐसा होता है कि इंसान जो है वो इंग्लिश में आता उसको बहुत कुछ है, लेकिन वो सारा नॉलेज उसके दिमाग में होता है, कभी जबान में नहीं आ पाता है। सो देयर आर सेवरल पीपल लिविंग इन इंडिया who are able to, you know, theoretically understand English, but practically in case if they have to speak in English, they will be hesitated a lot. उसका जवाब यही है कि जो उनके पास जो नॉलेज है वो theoretical knowledge है, practically उसका उपयोग उन्होंने कभी किया नहीं है। Therefore, they are not able to acquire the kind of fluency that is required to speak in English. Anyways, वो चीज आपको ध्यान में रखना है, since you are the students of English medium, that is the reason why I find it necessary to suggest you कि जितना भी नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली, आप जितना भी पढ़ाया जाता है उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का कोशिश कीजिएगा, तब जाके आपका नॉलेज जो है कंसोलिडेट रहेगा हमेशा के लिए, परमानेंटली। Right, so the first example we have, I have been working here since 2016. पहला एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है वो है I have been working here since 2016. अब इस सेंटेंस को एनालाइज करेंगे। I जो के सब्जेक्ट है वो तो खैर आपको पता ही होगा। Have is helping verb, first helping verb. Been is a second helping verb, and this is the main verb, working.
Okay, we have ing verb as a main verb in such sentences. Here is the object. Since 2016, ये है other words, या तो दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि टाइम ड्यूरेशन है ये since 2016 यानी कि 2016 से, ठीक है, 2016 से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूं, ये हिंदी में मैंने ट्रांसलेट किया। अब इसको अंडरस्टैंड इस तरह से करना है कि ये एक्शन जो है वो फिलहाल चल रही है, यानी कि अभी भी मैं काम कर रहा हूं यहाँ पे, लेकिन एडिशनली इंफॉर्मेशन ये मैं ये भी प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कितने टाइम से काम कर रहा हूँ। 2016 से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। सो दिस एक्शन हैज बीन गोइंग ऑन सिंस 2016। 2016 से ये एक्शन चल रही है, अभी भी चल रही है। So after knowing this, we need to consolidate in our mind that the action that started at a certain point of time and is still going on at present, okay, it means the time duration also we have been accurately describing in such an action. I have been working here since 2016. अब यहाँ पे बीच में एक वर्ड आता है since। कभी कभार कोई सेंटेंस में for भी आएगा, ओके, कभी सिंस आएगा कभी फोर आएगा, तो उसका क्लैरिफिकेशन मैं आपको बाद में देने वाला हूं कि ये सिंस और फोर के बीच में क्या फर्क है। हालांकि कुछ लोगों को पता भी होगा कि व्हाट माइट हैव बीन द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फोर, ओके, लेकिन अगर नहीं पता है आपको तो कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको बाद में क्लैरिफाई करता हूं। और इवन इफ आई डोंट टेल यू, आफ्टर स्टडीइंग दीज एग्जांपल्स, सारे एग्जांपल्स पढ़ के कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो होंगे उनको तो पता चल ही जाएगा। But even after that, if you don't understand, don't worry about that. I'm always there to explain you. Don't worry. Second example: the child has been sleeping for 2 hours. Okay? हिंदी में ट्रांसलेट करो, बच्चा 2 घंटे से सो रहा है। हम अगर सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि बच्चा सो रहा है तो the child is sleeping, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। लेकिन मैं ये भी बता रहा हूं कि 2 घंटे से सो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और हम ऐसे बोलेंगे the child has been sleeping for 2 hours. In case if you say the child is sleeping for 2 hours, that's a wrong grammar. Okay, the child has been sleeping for 2 hours. That will we need to describe this action. तो the child जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर का सब्जेक्ट और इसीलिए यहाँ पे has आया। And then the second helping verb is been, okay, as it is. और स्लीपिंग जो है वो हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। फॉर 2 hours that is the time duration for us. टाइम ड्यूरेशन, कितने टाइम से ये एक्शन हो रही है, ये क्वेश्चन आपको, इनवर्टेड क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना चाहिए, तो आपको जवाब मिलेगा 2 घंटे से, ठीक है। और फिर उसके लिए कौन सा टेंस यूज होना चाहिए, तो वो उसका जवाब भी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। The child has been sleeping for 2 hours. That is the example. In case you are not able to read, I am telling it to you. ठीक है। Third example. It has been raining since I came home. It has been raining since I came home. Subject है it. This is the helping verb. Okay, this is another helping verb. Has और been दोनों helping verb है। आपको ध्यान से raining जो है वो main verb है, since है। And then over here the sentence is little bit different. ठीक है, सेंटेंस को पहले हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, उसके बाद समझेंगे। थोड़ा सा पीछे का समझने वाली बात है कि जब से मैं आया हूं तब से बारिश हो रही है। जब से मैं घर पे आया हूं, आई केम होम ऐसा लिखा है पीछे, तो जब से मैं घर पे आया हूं तब से बारिश हो रही है। ओके, तो सिंस के बाद जो भी लिखा है दैट इज बेसिकली द सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। यहां पे टाइम ड्यूरेशन ही है, एक तरह से देखा जाए तो ये टाइम ड्यूरेशन ही है, लेकिन यहां पे हम कुछ घंटों की या कुछ दिनों की, कुछ हफ्तों की, कुछ महीनों की ऐसी बात नहीं कर रहे। एक पास्ट की एक्शन का हम रेफरेंस दे रहे हैं कि जब से मैं घर पे आया, ऑब्वियसली मैं घर पे आया तो वो तो पास्ट की बात हो गई,
लेकिन तब से लेके एक एक्शन चल रही है, बारिश हो रही है, उसको मुझे बताना है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करके इस तरह से बता सकते हैं कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस आई केम होम। कब से हो रही है बारिश? तो सिंस आई केम होम, जब से मैं आया तब से। तो वो टेंस कौन सा हुआ? आई केम होम। दैट इज, जैसे मैंने आगे बताया था आपको, वो सिंपल पास्ट टेंस हुआ। आई केम, ओके, आई सब्जेक्ट है, केम we too, that is the past tense form of the main verb। उसके बाद ऑब्जेक्ट है होम, और उसके बाद दूसरा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर होगा तो अदर वर्ड्स ही आएंगे और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, so sometimes such kind of sentence can also be used in this tense, present perfect tense में। ऐसा भी कभी सेंटेंस आता है जिसमें पीछे आपको पास्ट की कोई एक्शन का रेफरेंस देना होता है, तो क्योंकि वो एक्शन पास्ट की है इसलिए वहां पे आपको वो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वहां पे सिंस लगा के आपको सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करना है। रिमेंबर दिस नाउ। शायद 3 से 4 बार तो मैंने आपके सामने बोल ही दिया है, ठीक है, इसलिए अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब याद रह गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। We haven't been attending the school since March। ये आप सभी लोगों के ऊपर लागू पड़ता है, ठीक है, आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। We haven't been attending the school since March। ओके, हम लोग मार्च के महीने से स्कूल नहीं जा रहे हैं। ओके, आप गिनती करो, ठीक है, मार्च को तो नहीं गिनना है, चलो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर भी खत्म होने को है, आज 20 तारीख है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 7 महीने तो हो ही जाएंगे, और अब तो दिवाली वैकेशन आएगा, तो आप यूं गिन लो कि 8 मंथ्स का लॉन्ग वैकेशन। लाइफ में कभी नहीं मिलेगा इतना लॉन्ग वैकेशन आपको, ओके, इसलिए जितना भी वैकेशन मिला है उसको फुल्ली एंजॉय कर लो, लेकिन साथ में पढ़ने का भी है, ठीक है। हाँ, तो आपको एप्लीकेबल है ये सभी, ये जो एग्जांपल है, ठीक है, इट इज लाइक परफेक्टली एप्लीकेबल टू यू, टू योर लाइक प्रेजेंट स्टेटस, यू कैन से कि वी हैव बीन अटेंडिंग द स्कूल सिंस मार्च। हम मार्च से स्कूल नहीं जा रहे, मार्च के कुछ 17-18 तारीख से हमारी स्कूलें बंद हुई थी, मुझे याद है जहां तक, इसलिए मैंने मार्च लिखा है। ओके, सो वी हैवंट बीन, एक नेगेटिव एग्जांपल है, हैव के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्शन यूज करके नॉट लिखा है, सो वी हैव नॉट बीन, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब दूसरा है बी, अटेंडिंग जो हमारा मेन वर्ब है, और मार्च महीने से, सो सिंस मार्च ऐसा हमने पीछे लिखा है। नेक्स्ट एग्जांपल, दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर मैनी डेज। ओके, वो लोग ये काम काफी दिनों से कर रहे हैं। एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन हमने नहीं दिया है, लाइक एक लंप सम अप्रॉक्सीमेट टाइम हमने दिया है, तो इसलिए पीछे हमने लिखा है फॉर मैनी डेज, टाइम ड्यूरेशन। ओके, काफी दिनों से वो लोग ये काम कर रहे हैं। ओके, कई बार हम ऐसा बोलते हैं, लाइक कोई मजदूर लोग हैं, वो रोड बना रहे हैं या बिल्डिंग बना रहे हैं या कुछ भी कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं या मेंटेनेंस वर्क कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको देख के हमारे दिमाग में, और काफी टाइम से अगर ये कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में ऐसा सेंटेंस आ सकता है। इन केस इफ यू हैव हैबिचुएटेड टू थिंक इन इंग्लिश, देन यू शुड थिंक इन दिस वे फर्स्ट, दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर मैनी डेज। अगर आपको वो दिन याद है या महीना याद है या तो ठीक है, तो तारीख याद है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस लास्ट मंथ। ओके, ऐसे भी बोला जा सकता है। चलो, तो ये एक पॉजिटिव एग्जांपल दूसरा मैंने आपको दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि ये वाला सेंटेंस वो यस नो टाइप का क्वेश्चन है। हैव यू बीन लिविंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम? आंसर इज ऑब्वियसली यस और नो। हैव यू बीन लिविंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम? क्या आप यहां से लंबे समय से रह रहे हो? ऐसा ट्रांसलेशन है हिंदी में कि हैव यू बीन लिविंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम? यस आई बीन, और एल्स नो आई हैव। हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है तो ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, 2 साल से यहाँ पे लग रहा है, तो ऐसा हम कुछ कह सकते हैं। बट अदरवाइज
बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए इतना है कि वो क्वेश्चन जो है वो यस नो टाइप का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Where have you been living since you left this city? थोड़ा सा ट्विस्ट करके आगे का क्वेश्चन हमने लिखा है जो कि डब्ल्यू क्वेश्चन है, यस नो टाइप का क्वेश्चन नहीं है। As you can see over here, where वो वर्ड इस्तेमाल किया गया है। ओके, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ रहा हूं मैं। Where have you been living since you left this city? जब से ये शहर छोड़ा आपने, तब से आप कहां रह रहे हो? तो क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा सा। Where have you been living since you left this city? Now, since you left this city is the subordinate clause of simple past tense. क्योंकि हम पास्ट की घटना का एक रेफरेंस दे रहे हैं कि जब से आपने शहर छोड़ा, वो शहर छोड़ने की बात पास्ट के हो गई, पास्ट की वो एक्शन हो गई, इसलिए हमने पास्ट का सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज किया है। You left, सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब, लीव का पास्ट टेंस लेफ्ट होता है, ठीक है। सो you left this city is object, so obviously that is the structure of simple past tense. So again, for the fifth time I'm reminding you that in case if you wish to give the reference of any past event, okay, at the end of the sentence, then always use the structure of simple past tense. वो हो गया, ठीक है। अब हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करते हैं क्वेश्चन का कि where have you been living since you left this city? तो जब से आपने ये शहर छोड़ा तब से आप कहां पे रह रहे हो, ये ट्रांसलेशन है उसका। चलो लास्ट क्वेश्चन है, how long have you been working here? How long यानी कितना टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन के लिए क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है, टाइम ड्यूरेशन जानने के लिए। ओके, तो how long यानी कि कितने समय से आप यहां पे काम कर रहे हो। How long have you been working here? कितने समय से आप यहां पे काम कर रहे हो। सो ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स यहाँ पे इस तरह से दिए जा सकते हैं और इस तरह से ये टेंस जो है लैंग्वेज में यूज होता है। काफी सारे सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। इन केस इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ ऑब्जर्विंग द सेंटेंसेस, इफ यू हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग सो मच इन इंग्लिश, जैसे कि मेरा हैबिट है, मैं इंग्लिश में बहुत कुछ पढ़ता हूँ, पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। तो आप भी अगर ये रीडिंग हॉबी का डेवलप करते हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए, और फिलहाल तो आपके पास टाइम भी बहुत है और रीडिंग मटेरियल भी बहुत अवेलेबल है आजकल तो ऑनलाइन भी। some online books are also available to read. So in case if you come across reading the different sentences in English, okay, then you will find that there are several sentences used, of present perfect continuous tense in the language. तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल यूसेज वाला टेंस है, यहाँ पे खत्म होता है। और अगर आपको कोई डाउट रहता है इसके बाद भी, तो दोबारा और 3 बार या 4 बार आप वीडियो रिपीटेडली देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, ओके। बट फिलहाल के लिए वीडियो हमें खत्म करना होगा। थैंक्स वेरी मच फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।